बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज बात होगी, एक दफ़ा फिर आप लोग देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कश्मीर के अंदर कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं इंडियन हुकूमत और वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स की मैं बात करूँगा कि उनकी बातचीत हुई है कल यानी गुज़िश्ता दिन न्यू दिल्ली में, जहाँ पे मोदी जी, अमित शाह साहब और काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और उनके साथ उनकी बातचीत हुई। इस बातचीत का रिजल्ट क्या आया या क्या हो सकता है, इसका असर क्या हो सकता है जो कश्मीर का फ्यूचर है उसके हवाले से, तो इस हवाले से आज मुझे ज्वाइन करें, यकीनन किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप सबके जाने पहचाने अमित रायना साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। कश्मीरी एक्टिविस्ट है, आप लोग इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर देखते रहते हैं और कश्मीर के हवाले से काफ़ी मैं कहूँगा कि अच्छी मालूमात रखते हैं, खुद वहाँ से ताल्लुक़ रहने की वजह से ज़्यादा बेहतर जानते हैं वहाँ के इश्यूज़ को, वहाँ के लोगों को। अब शुरू करेंगे अमित रायना साहब, जो कल डायलॉग्स हुए, गालिबन 14 पॉलिटिकल लीडर्स या 14 पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके अंदर हिस्सा लिया। क्या नजर आ रहा है आपको कि इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, कश्मीर के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर? देख, जमहूरियत में एक पॉलिटिकल प्रोसेस होना बहुत जरूरी है और अपना विश्वास हमेशा रहा है कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, उनका पहला सलूशन जो है वो हमेशा रहता है इलेक्शन प्रोसेस, वो हमेशा रहता है जमहूरियत में विश्वास। और जमहूरियत में विश्वास तभी आता है जब आप अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने नुमाइंदे चुनते हैं। तो उस मामले में उस सोच को लेकर बड़ा ही स्टेप था कि कल जो सरकार ने लिया कि उन्होंने वो पॉलिटिकल जिनका कुछ से है जम्मू कश्मीर में, इसको लेकर काफी रोष भी रहा है जम्मू कश्मीर में कि काफी लोगों को इग्नोर कर दिया गया है। देखिए, 370 बदलने हटने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव आए। 370 के हटने के बाद जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से जम्मू कश्मीर के, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे या कश्मीर रिफ्यूजी थे या कश्मीरी पंडित हैं या अन्य समाज हैं, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी वो भी फ्री महसूस कर रही है। तो कहीं ना, और इन्हें साथ के पास पॉलिटिकल आवाज नहीं थी, उनको वोटिंग का हक नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम में अलाउ नहीं किया जाता था, तो अब उन्हें लग रहा था कि अब हमारी भी पॉलिटिकल आवाज बननी चाहिए, हमें भी सुनना चाहिए उन समाज का कि हमें क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया गया। सरकार का कहना है कि ये तो पहला कदम है, आगे और वार्तालाप होंगी, आगे और बातचीत होंगी, सबकी राय सुनी जाएगी। तो वेलकम कदम है। अब इस पे सवाल जरूर उठ सकते हैं कि जिन पार्टियों को इतने महीनों से बड़ा बुरा कह रही थी, क्या अब वो उनके लिए जायज हो गए हैं? बिल्कुल, यही चीज अमित जी, पॉलिटिकल डायलॉग्स मेरे ख्याल में होने चाहिए। हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे को पहले गालियां देती थी, लेकिन जब उनको लगता है कि यार हमें एक दूसरे की जरूरत है और हमें एक दूसरे के करीब जाना चाहिए, तो वो फिर सियासी बातचीत करते हैं, एक टेबल पे आके बैठते हैं। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि क्योंकि 14 जो पार्टीज हैं तो ये सारे कश्मीर के लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, उसके अंदर मैं मतलब अक्सर पूछता हूं कि मीरवाइज उमर फारूक की भी एक फॉलोइंग है वहां पर, यासीन मलिक साहब लेतराट जेल में हैं, सैयद अली शाह गिलानी है, शबीर शाह है, अजम इनकलाबी है। क्या ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते बाकी कश्मीरियों को? अगर डायलॉग्स होने हैं, सियासी बातचीत होनी है, तो ये भी तो पॉलिटिकल लोग हैं, मेरे ख्याल में इनसे भी बातचीत हो सकती है। नहीं, देखिए, आतंकवादी करता किसी आदमी को, खासकर कश्मीरियों को या किसी भी आम जनता को। आपने नाम लिए यासीन, कश्मीरी पंडितों का जुल्म हुआ है, जो उनका जेनोसाइड हुआ, तो उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। गिलानी साहब ठीक है, सेपरेटिस्ट पढ़े लिए, और भारत सरकार ने पहले उनसे प्रयास भी करा था, बात पार्लियामेंट कमेटी भेजकर, उन्होंने मना कर दिया। और गिलानी साहब की शायद अब उतनी उम्र भी नहीं है कि वो किसी से बातचीत कर सके, उनकी तबीयत नहीं है। गिलिया शनानी भी एक सेपरेटिस्ट विजन रखते हैं, और मीरवाइज और शबीर शाह, इन सब पे केसेस चल रहे हैं, इन पे देशद्रोह के केसेस चल रहे हैं, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं, इन पे आर्म्स फंडिंग के केसेस चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये, अगर ये लोगों के नुमाइंदे अपने आप को मानते हैं तो आके इलेक्शन लड़ लेते, जो इन्होंने इतने सालों से नहीं किया। बात की
तो मैंने आपको पहले भी कहा, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अभी तक नहीं रहा है, जी उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होनी चाहिए, उनकी बातचीत सुननी चाहिए। इसके अलावा देखिए 2019 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में हुए हैं, सियासी लेवल पर भी काफी बदलाव हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, सरपंच पंच के इलेक्शन हुए, पंचायत के इलेक्शन हुए, ब्लॉक के, और जो अर्बन लोकल इलेक्शन हुए, तो काफी यंगस्टर्स, काफी नए चेहरे आए हैं। और क्या उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब ये सरकार पे कब इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, क्या ये इन पॉलिटिकल पार्टीज के आगे भी देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मगर बिल्कुल लोगों को करना चाहिए। एनजीओ जो 30-30 साल से काम कर रहे हैं कश्मीर में, और क्योंकि एक और कश्मीर में काम करना आसान नहीं है, क्योंकि एक टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया, पाकिस्तान से आए हुए लश्कर वहां बहुत कुछ करते रहते हैं, और उसके बावजूद लोगों की नब्ज समझते हैं, वो लोगों के दर्द समझते हैं, वो समझते हैं कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कहाँ कहाँ काम होना है। संगठन जो है, जो काम कर रहे हैं लोगों की बेहतरी के लिए, इन्वॉल्व करिए। तो एक प्रोसेस है, कल इसका आगाज हुआ है, और उस आगाज के हिसाब से एक वेलकम स्टेप है। अच्छा, आपने बात की कि सेपरेटिस्ट से बातचीत नहीं हो सकती। हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि 20 साल से लड़ रहा है अमेरिका नाटो फोर्सेस वर्सेस अफगान तालिबान, लेकिन बाकायदा कतर में उनका दफ्तर बना। जो आप बातें कर रहे हैं कि वो सारी चीजों में इन्वॉल्व थे, मेरे ख्याल में कोई चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय यूनियन सारे आके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इवन आपका हिंदुस्तान उसके साथ आके बातचीत कर रहा है। फिर तो ये चीज होनी नहीं चाहिए। मतलब एक बंदा अगर वहां पे है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं अपने बलोच लोगों की बात करता हूं, हमारे खैबर पुख्तनख्वा के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे बिल्कुल डिफरेंट है, वो ये चीज नहीं कहते जो मैं कहता हूं, हो सकता है। इसी तरीके से सर कश्मीर के अंदर भी हम अगर ये बात करते हैं कि यार वो सेपरेटिस्ट है, उनके पास, उनके ऊपर केसेस हैं, उनको सजा होती है या जो भी होता है, वो एक अभी क्योंकि डिसाइड नहीं हुआ, यासीन मलिक साहब जेल के अंदर है, उनको अभी मेरा ख्याल सजा नहीं हुई, या बाकी लोगों के ऊपर ये चीज नहीं है, मीरवाइज बाहर हैं, या मतलब हाउस प्रिजन में। तो सर अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर कैसे ये चीज आगे बढ़ेगी और हम कहेंगे कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां की मतलब कम्युनिटीज को? देखिए, इसमें मैं, अमेरिका ने तालिबान से बात करी, मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा। अफगानिस्तान उनका मुल्क है भी नहीं, अब वो क्यों, अब वो तालिबान कहता है वो हार गए हैं, वो कहते हैं हमने हालात सुधारने के लिए उसमें नहीं पड़ते हैं। भारत तालिबान टॉक्स में क्यों पड़ा? अफगानिस्तान हमारा मित्र है, अगर वो हमें रिक्वेस्ट करता है, चाहे हम बात करना ना चाहें, अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, हमने रिक्वेस्ट करी, हम इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। जी। तो हमारे अलगाववाद और आतंकवादियों में फर्क होता है। आप जिनसे बात करने वो कह रहे हैं, वो अगर अलग विचारधारा रखते तो बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती अलग विचारधारा रखती, कल मीटिंग में थी, महबूबा मुफ्ती बात करती हैं ओपन बॉर्डर पाकिस्तान की, डुअल करेंसी कश्मीर में, तो कश्मीर विचारधारा से नहीं मिलती है, मगर फिर भी वो मीटिंग में थी। अब से बात करना मैं अपने हिसाब से सोचता हूं कि गलत बात है, क्योंकि आप फिर बढ़ावा दे रहे हैं बंदूक उठाने का। अलगाववादियों से बात करने की, तो देखिए ये कई वर्षों से किया। 1996 में शबीर शाह को इन्वॉल्व करने की प्रयास किया गया पॉलिटिकल प्रोसेस में। आपने उसके बाद वाजपेयी साहब ने कहा इंसान कश्मीरियत के दायरे में हर बात हो सकती है। टीवी नरसिम्हा राव ने कहा स्काई इज द लिमिट। ऑर्गेनाइजेशंस को ये नहीं गए। 2019 पार्लियामेंट्री कमेटी गई जम्मू कश्मीर, गिलानी के दरवाजे पे खटखटाते रह गए, उन्होंने अंदर नहीं मिलने दिया। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं समस्या को सुलझते हैं, तो आप से क्यों बात करें? अगर आपको प्रधानमंत्री इस देश की न्योता दे रहे हैं, इस देश पार्लियामेंट आपसे मिलना चाहते हैं और फिर भी नहीं मिलते हैं आप, तो फिर आप देश और आप प्रदेश के लोगों के हितैषी तो नहीं है, और उनसे बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। अगर मीरवाइज साहब कल कहते हैं कि के दायरे में आकर मैं बात करना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की रट लगाना चाहता हूं, मैं आजाद कश्मीर की रट लगाना बंद कर देता हूं, हाँ मेरा विचार शायद कुछ और हो, मगर मैं बात करना चाहता हूं दायरे में, वेलकम। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए
यासीन मलिक आप कह रहे हैं कि केसेस प्रूव नहीं है, बीबीसी का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वो खुद एडमिट करते हैं कि उन्होंने बंदूकें और गोलियां चलाई और हत्या की हैं। उसके बावजूद 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनको अपने कार्यालय, उसका नतीजा क्या हुआ? फिर कश्मीर में आगजनी, फिर लोगों की हत्याएं, फिर स्कूलों, फिर तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को भी कहना पड़ता है बहुत गोली और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। अच्छा, एक चीज आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने बंदूक उठाई या जो भी किया, वो हिंदुस्तान की रिजर्वेशन होगी, हर मुल्क के अंदर इस तरह के लोग होते हैं कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं कि हमारे बलूचिस्तान के बहुत सारे लीडर्स जो है वो स्विट्जरलैंड और यूके वगैरह में रह रहे हैं और वो उनका मतलब उनका नारा ये है कि हमें आजाद बलूचिस्तान चाहिए, वो नारा ये लगाते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनसे एग्री नहीं करता या जो भी करता है वो है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है अमित रायना साहब कि वो उनको सुनना, हमें सुनना पड़ेगा उनको। उसकी वजह यह कि वो ये आवाज लगाते हैं तो उसके पीछे भी कोई वजह तो होगी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जी बगैर किसी रीजन के वो कर रहे हैं और मैं बस इसको इंडिया के ऊपर तोप दूं कि यार हिंदुस्तानी रॉज है या फिर मोसाद जो है या फिर अमेरिकन सीआईए उनको बैकअप कर रही है तो ये सिर्फ ये नारा लगा रहे हैं। सिर्फ ये चीज नहीं हो सकती। हो सकता है किसी 1.2% हो सकता है, बट उसके पीछे उनका कोई विजन होगा, क्योंकि विजन के बगैर सर आप लड़ नहीं सकते, आप आगे बढ़ नहीं सकते। आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे कट के आ रही है रायना साहब। इकरार करेगा, मुझे इकरार करेगा इस बात को। अब ठीक है, जी अब आ रही है। हर भारतीय इकरार करेगा जी कि जो आतंकवादियों से बात नहीं हो सकती, आप बंदूक के दम पे हमसे बात नहीं करवा सकते। जी। मैंने आपसे भी कहा कि ऐसा नहीं कि भारत सरकार ने प्रयास नहीं करे हैं, मैंने आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस दिए हैं। सैयद अली 2003 में, आप ही सोचिए, राइटिस्ट पार्टी, जैसे हम हिंदू राइटिस्ट पार्टी आप लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही सदर हुर्रियत की पूरी गैंग को दिल्ली बुलाया और उनसे बातचीत के लिए, अडवाणी जी जिन्हें शायद राइटिस्ट माना जाता है पाकिस्तान में, उन्होंने खुद बुलाया, गृह मंत्री थे, उन्होंने बात की। और आगे अगर आप बातचीत करना चाहते हैं वेलकम, अगर आप वायलेंस पर बात चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं वेलकम, अगर आप बंदूक के दम पर बातचीत करना चाहते हैं बिल्कुल नहीं वेलकम, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आप बंदूक के दम पर एक 130 के देश को नहीं डरा सकते, एक ग्लोबल पावर को नहीं डरा सकते। आपके विचारधाराएं अलग है, मोस्ट वेलकम, आइए बात करिए। मगर अगर आप हिंसा पे, अगर आप तनाव ही बना के रखेंगे, अगर शांति नहीं चाहेंगे, तो देखिए आपने और हमने भी तो आजादी पाई है, भारत ने भी तो आजादी पाई है अंग्रेजों से, तो हमने तो बातचीत के दम पे ही पाई ना, हमने तो नॉन। आइए बिल्कुल बात करिए। मैं शायद आपको पहला हिंदुस्तानी मिलूंगा जो कहेंगे कि बातचीत के लिए वेलकम है, मगर अगर बंदूक तो नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं हो सकती। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, बिल्कुल ठीक। अच्छा रायना साहब, एक चीज और है, कल महबूबा मुफ्ती ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए कश्मीर के हवाले से। एक तो ये बात है, दूसरा ये है कि आपको अभी क्या मुस्तकबिल नजर आता है, क्योंकि ये भी नारा लगा वहां पर और ये भी आवाजें उठी कि जो कश्मीर की पुरानी हैसियत है, यानी 5 अगस्त 2019 से पहले, उसको बहाल किया जाए। और मोदी जी और उनकी हुकूमत के लोगों ने कहा है कि ये हम बाद में देखेंगे जब असेंबली के इलेक्शन होंगे। तो इज इट पॉसिबल कि उसको दोबारा से रिट्रीव किया जाए? मैं आपका सवाल समझा नहीं। अगर आप मैं ये कह रहा हूं कि एक तो महबूबा महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए कश्मीर के इशू के ऊपर। दूसरी बात, उनका जो मतलब उनकी जो डिमांड थी कल, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि कश्मीर का जो एक स्टेटस था 5 अगस्त 2019 से पहले, उसी स्टेटस को वापस बहाल किया जाए। तो मोदी गवर्नमेंट ने उनको कहा कि भाई ये जब असेंबली के इलेक्शंस होंगे उसके बाद हम इसके ऊपर सोच सकते हैं, अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये मुमकिन है कि उसको दोबारा से 5 अगस्त 2019 के पहले वाली पोजीशन पे वापस लाया जाए। नहीं, उस पर तो सरकार ने बड़ा क्लियर स्टैंड दिया। माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा ही क्लियरली बोला कि 370 नहीं आया है, ठीक है, प्री अगस्त 2019 स्टेटस नहीं होने वाला। जी। जहां तक बात है स्टेटहुड की, वो तो सरकार ने पार्लियामेंट में ही कमिट कर दिया था, स्टेट को जा रहा था कि
उचित समय आने पर इसे वापस स्टेट बना दिया जाएगा। ओके। अब वो उचित समय कब है, कौन डिसाइड करेगा, इस पर बातचीत जरूर होनी चाहिए। और यही बात करेगी कि इलेक्शन डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हो जाने दीजिए, विधानसभा के इलेक्शन हो जाने दीजिए, स्टेट हमारा कमिटमेंट है, आगे उस पर बात कर सकते हैं। और जहां तक महबूबा जी ने की और 35A की, तो उस समय उस मीटिंग में जो उन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता थे एक समय पे और डिप्टी सीएम थे उन्हीं के पार्टी की तरफ से, उन्होंने को काटकर क्लियरली स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये सच है और इस पे बात करना लाजमी नहीं है। ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, ये वापस बाल इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही अब डिसाइड कर सकता। ओके। अच्छा, एक अमित जी आखिरी सवाल है कि जिस तरह कश्मीरी पंडित के हवाले से बात होती है, आपसे एक दो दफा मेरी बातचीत भी हुई इस इशू के हवाले से, क्या अब हालात ऐसे हैं कि वो जो लोग हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में रह रहे हैं और वो कहें कि यार हाँ हमने वापस जाना है अपने उस जगह पे जहां से हम आज से 20, 30 या 40 साल पहले हम निकाले गए थे, तो अब मुमकिन है कि वो अगर लोग जाना चाहे तो अपने वापस जाके और अपने एरियाज के अंदर जहां पे वो पहले रह रहे थे वो वापस जाके और अपना मतलब शुरू करे लाइफ को? मैं आज ही सवेरे किसी टीवी चैनल में कह रहा था कि समस्या 370 और 35 से जो था वो एक सोच को प्रोटेक्ट कर रहा था। क्या थी ये सोच? थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट भारत इंडिया का, उसे इस्लामिक स्टेट में तब्दील किया जाए। और आपने जो सोच प्रोटेक्ट कर रहा था 370 और 35 से, उसको तो आपने हटा दिया, उसे बढ़ावा दे रहा था या जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। मगर ये जो सोच है इस्लामिक स्टेट बनाने की, ये जो गजवा पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली जो सोच, ये आपने अभी तक खत्म नहीं करी है। इस पे काम करना पड़ेगा। और जब तक ये सोच खत्म नहीं, कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर में वापस जाना मुश्किल होगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में नहीं रहते, काफी कम तादाद में रहते हैं और हर महीने एक किलिंग हो जाती है। पिछले इसी के पंडिता की किलिंग हो गई, उससे मेहरा की किलिंग हो गई, सतपाल की किलिंग हो गई, अजय भारती की किलिंग हो गई। तो जब तक इस सोच को बनेंगे तो आप कश्मीर में वो पुरानी कश्मीरियत नहीं लाएंगे, वो पुराना लाएंगे जिसमें सब बराबर हैं, जिसमें सब अल्लाह के एक बनाए हुए व्यक्ति हैं, जिसमें भगवान के तक वो सोच वापस नहीं आती है, तब तक शायद कश्मीरी पंडितों का वापस जाना ओके। बिल्कुल आखिर में जो आपने बात की, एक बात जी प्लीज आप बताना चाहूंगा कि ये इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है का जो मीटिंग हुआ, अगर आप देखें जो गुपकार अलायंस जो है वो कर रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक साथ होते थे, ग्रुप का स्पोक्स पर्सन बनाया था इन्होंने मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को, सदर बोल लीजिए फारूक अब्दुल्ला साहब को, जो परसों शाम तक एक सुर कर रहे थे, कल मीटिंग से निकलने के बाद अलग अलग सुर में बात करने लग गए। महबूबा मुफ्ती का बयान, पाकिस्तान से बात हो, 370 बहाल हो, 35 से बहाल, हमें पुराने हकूक दिए जाएं। जब फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया तो फारूक अब्दुल्ला ने बोला ये उनकी राय है, मैं जवाब दे सकता। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी पहल जो कल हुई, जो गैंग है, गैंग जो बन गई थी पॉलिटिकल पार्टीज की इन लव, वो कल कहीं टूटती हुई नजर आई, क्योंकि हर किसी ने बाहर निकलकर अपने अलग अलग दिए। ये एक जो गुपकार अलायंस, उसने एक साथ मिलकर बयान नहीं दिया। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पर्सन सबसे वही नजर नहीं आए, बाकी सब अपने अपनी नजर से। तो मुझे पहला फायदा अगर कुछ हुआ है कल, तो वो ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज को अंडरस्टैंड हो गया है कि हमें अपनी पॉलिटिकल लड़ाई, हमने अपनी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस खुद लड़नी पड़ेगी, गैंग बनाकर काम नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया अमित रायना जी। बिल्कुल आखिर में आपने एक बात की और बड़ी जबरदस्त मुझे लगी कि सबको एक नजर से, कोई जिस खुदा को मानता है, कोई भगवान को मानता है, जो भी करता है, एट द एंड हम सारे जो हैं वो हम इंसान हैं। किसी भी रिलीजन से हमारा ताल्लुक हो सकता है, लेकिन उससे हटकर हमें इंसानियत की तरफ देखना चाहिए। वो बेशक वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों कश्मीर के, या फिर
जो कश्मीरी पंडित्स हैं, अक्सर अमित रायना साहब उनके हवाले से बात करते रहते हैं, उनको अगर वापस जाना है तो मैं कहता हूं कि उनका भी उसी तरह राइट है जिस तरह बाकी लोगों का वहां रहने का हक है। तो मेरे ख्याल में उसी तरह उनको भी जिंदगी जीने का हक देना चाहिए और देना पड़ेगा। क्या होता है, कश्मीर का मुस्तकबिल क्या है, वक्त के साथ साथ हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी। तकरीबन पौने 2 साल पहले जब 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A को हटाया गया था तो और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब तकरीबन 2 सालों के बाद एक पॉलिटिकल सिस्टम को दोबारा रिवील किया जा रहा है। देखते हैं कि आगे इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और वहां के लोग क्या इसको रिस्पॉन्स कैसा करते हैं। ये हम सबको यकीनन पता चलेगा, आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। अमित रायना साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग माय शो एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर एंड बाय।